Hello everyone, how are you? I am Shivendra Tripathi. I have qualified UGC NET examination 2018 and I am here in front of you with some important facts and concept of modern history of India when English company, or we can say अंग्रेज़ भारत जो है आए। सो लेट अस स्टार्ट। मित्रों, अंग्रेज़ जब भारत आए उसके पहले उनकी क्या परिस्थितियाँ थी, पहले हम उसे देखते हैं। 1588 ईस्वी में स्पेनिश आर्माडा पर अंग्रेज़ी जीत होती है और उनको लगता है कि हमें अपने वाणिज्यिक व्यापार के लिए ईस्ट इंडीज़ में एक कंपनी का निर्माण करना चाहिए। वो भारत वाले एरिया को ईस्ट इंडीज़ का नाम दिया करते थे। भारत या उसके आसपास के जो एरिया थे उसको ईस्ट इंडीज़ का नाम दिया करते थे। 1599 में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में भारत के साथ सीधे व्यापार करने हेतु एक कंपनी बनाने की योजना तैयार की गई थी। इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया। ध्यान रखना है आप सबको, बहुत इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है और ये एग्ज़ाम में नेट में आ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम कहते हैं उसका पहले क्या नाम था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया। हम फिर से रिपीट कर देते हैं, आपको शायद याद हो जाए। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ ने एक आज्ञापत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। कब किया? 31 दिसंबर 1600 को। हमें बहुत ज़्यादा डेट पर नहीं जाना है, लेकिन हमें याद रखना है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और अनुमति किसने दिया था? तत्कालीन जो इंग्लैंड की महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए अनुमति दे दी कि आप पूर्वी देशों में जाकर के व्यापार कर सकते हैं। इसे 2 वर्ष की पूर्व नोटिस देकर समाप्त किए जाने का प्रावधान था। मतलब 15 वर्ष जब होने को थे उसके ठीक 2 वर्ष पहले नोटिस दे करके इसको समाप्त किया जा सकता था। इसे बाद में किंग जेम्स फर्स्ट, जो उस समय वहाँ के राजा थे, अगर उन्होंने कहा कि अगर व्यापार में एकाधिकार बड़े पैमाने पर लोगों के हितों के लिए हानिकारक पाया गया तो 5 वर्ष के नोटिस पर समाप्ति का प्रावधान को जोड़कर दीर्घकालिक बना दिया। अब आइए हम सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में चीज़ें डायरेक्टली आती हैं और कई बार आ चुकी हैं। हम क्योंकि नेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, हमें एक्सपीरियंस है, इसलिए आप लोगों से हम शेयर कर रहे हैं। आप यूजीसी नेट इतिहास से देंगे उसमें तो आपको काम आएगा ही ये। उसके साथ साथ पीजीटी या जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे आपके स्टेट लेवल के हों या सेंट्रल लेवल के हों, कोई भी एग्ज़ाम्स, उनमें ब्रिटिश कंपनियों के बारे में, अंग्रेज़ी कंपनियों के बारे में, उनकी कोठियों की स्थापना के क्रम को या कौन से पहले स्थापना हुई, कौन कहाँ पर स्थित है, ये ज़रूर पूछा जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आप इसको बड़े अच्छे समझ पाएंगे और आप इसको अच्छे से अपने अंदर एंट्री कर पाएंगे। तो सबसे पहले 1612 में कप्तान बेस्ट ने सूरत के पास स्वेले के युद्ध में पुर्तगाली बेड़े को हराया। 1612 में जो इंग्लिश कप्तान थे उन्होंने पुर्तगाली बेड़े को हराया था स्वेले के युद्ध में। स्वेले के युद्ध आपको नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है 1612 में एक सूरत में कारखाने की स्थापना हुई। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 1612 ईस्वी में भारत में पहले कारखाने की स्थापना अंग्रेज़ों ने सूरत में किया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट यू हैव टू नो एंड यू हैव टू आल्सो रिमेंबर इट ऑलवेज। 1615 में सर थॉमस रो को किंग जेम्स फर्स्ट द्वारा जहांगीर के दरबार में भेजा गया था, जिन्होंने अपने दरबार में विरोध के बावजूद अंग्रेज़ों को व्यापारिक रियायतें दी। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है आपका कि सर थॉमस रो जो है कब आए थे जहांगीर के दरबार में। ये बहुत बार आ चुका है और अक्सर करके आता है, सही जोड़ी में आ सकता है या तमाम तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 1615 ईस्वी में आपको डेट याद रखनी है। ये 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जो किंग्स
जेम्स के जो है स्टेट में एक एडवाइज़र के रूप में एक बड़े पद पर काम कर रहे थे। उनके एक राजदूत के तौर पर यहाँ पर आए थे वो। दो लोग आए थे, आपको याद रखना है। एक तो विलियम हॉकिंस आए थे जहांगीर के दरबार में, एक सर टॉमस रो आए थे। लेकिन विलियम हॉकिंस का पर्पज़ दूसरा था और सर टॉमस रो जो है पर्पज़ तो एक ही था, लेकिन भेजने वाले व्यक्ति और इन लोगों का व्यक्तित्व तो अलग अलग था। सर थॉमस रो जो थे वो किंग्स फर्स्ट के राजदूत के तौर पर जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर के दरबार में तमाम विरोध किया गया कि ब्रिटिश कंपनी को यहाँ पर व्यापारिक रियायतें नहीं देनी चाहिए। अगर व्यापारिक रियायतें मिल गई तो हो सकता है आने वाले समय में मुग़ल साम्राज्य के लिए ये एक विपत्ति के रूप में, एक समस्या के रूप में हमारे सामने आए। इसलिए वो चाहते थे, दरबारी लोग या वहाँ की जनता चाहती थी कि ऐसा ना हो। लेकिन तमाम विरोध के बावजूद भी जहांगीर पूरी तरह से व्यापारिक रियायतें दे दी। किसको? ब्रिटिश कंपनी को, किंग जेम्स फर्स्ट के राजदूत सर टॉमस रो को, कि आप भारत में कंपनियां खोल सकते हैं। 1622 में अंग्रेज़ों ने ईरान को पुर्तगालियों से हरमुज पर कब्जा करने में मदद कर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। उसी साल उन्होंने आराम गांव मछलीपट्टनम में फैक्ट्रियाँ खोली। इस सेंटेंस में, इस फैक्ट में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 1622 में मछलीपट्टनम में अंग्रेज़ों ने फैक्ट्रियाँ खोली। अंग्रेज़ों ने पहले फैक्ट्री कहाँ खोली आपको याद ही है, 1612 में सूरत में। दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर खोली? 1622 में मछलीपट्टनम में। 1633 में उड़ीसा के बालासोर और हरिहरपुर में कारखाना स्थापित। क्रम आपको याद रखना है। ईयर आप भले ही न याद रखें 1633, लेकिन आपको क्रम जरूर याद रखना है कि उड़ीसा के बालासोर और हरिपुर में स्थापित किया गया कारखाना, जो कि 1633 में था। 1640 में मद्रास खरीदकर फोर्ट सेंट जॉर्ज में एक फैक्ट्री की स्थापना की गई। ठीक है, मद्रास में एक फैक्ट्री का स्थापना की गई, सेंट फोर्ट जॉर्ज में। इसके बाद 1651 में हुगली में एक फैक्ट्री का स्थापना की गई और 10 पाउंड स्टर्लिंग के मामूली किराए पर किंग जेम्स द्वितीय से बॉम्बे द्वीप को पट्टे पर लिया गया था। याद रखना है आपको ये कि 1640 ईस्वी में हुगली कहाँ है आपको पता है, कोलकाता में है। और एक चीज़ और आपको प्लेसेस याद रखना है ना, कौन से प्लेसेस कहाँ पर हैं। मद्रास में जो फैक्ट्री खोली गई, मद्रास उस समय किस राज्य के नाम से जाना जाता था, हुगली कहाँ पर स्थित था, बालासोर कहाँ पर था, ये सब आप याद रखेंगे। तो 1640 में जो है मद्रास खरीदकर फोर्ट सेंट जॉर्ज में एक फैक्ट्री की स्थापना की गई। इसके बाद 1651 में हुगली में एक फैक्ट्री की स्थापना की गई और मात्र 10 पाउंड के स्टर्लिंग, वहाँ की मनी थी स्टर्लिंग, 10 पाउंड स्टर्लिंग के मामूली किराए पर किंग जेम्स द्वितीय से बॉम्बे द्वीप को पट्टे पर लिया गया था। आपको याद रखना है कि ये सारे कंपनी के नियमों के तहत चीज़ें हो रही थी। इंग्लैंड की सरकार भारत में इंग्लैंड की कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसका नाम ऊपर हमने अभी आपको बताया बड़ा नाम था, 60 में उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, उसके कारखाने बनाने की अनुमति धीरे धीरे यहाँ पर मिलती चली गई और ये भारत पर धीरे धीरे व्यापारिक दृष्टि से अपने आप को मजबूत बनाते चले गए। 1688 में अंग्रेज़ों ने विपरीत परिस्थिति का सामना किया जब वे बंगाल के गवर्नर शाइस्ता खां से लड़े और पराजित हुए। ये उनके लिए पहली असफलता थी कंपनी के क्षेत्र में। उन्हें मुगल क्षेत्र से बाहर निकलने और सूरत में अपनी फैक्ट्री को बंद करने के लिए कहा गया। उन्होंने तुरंत शांति समझौता किया, अपनी खोई स्थिति को पुनः प्राप्त कर लिया। अंग्रेज़ शुरुआती तौर पर ही यहाँ पर अपने कदम जमाने स्टार्ट ही किए थे। इसी वजह से वो शाइस्ता खां से भिड़ने की अपेक्षा में सोचे कि हमें यहाँ एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, हमें यहाँ कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारे साख का जो निर्माण यहाँ पर होना है, हमें जो अपनी साख को जो बनाना है, अपने व्यापार को बहुत बड़े स्तर पर ले जाना है, उसको बनाए रखने के लिए हमें यहाँ पर भी शांति से समझौता कर लेना ही बेहतर है। इसलिए उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया और उन्होंने शांति स्थापित कर लिया। शांति समझौते के द्वारा कलकत्ता के पास एक और फैक्ट्री के लिए अनुमति दी गई तथा अंग्रेज़ों ने सुतानाती, गोविंदपुर और कालीकाता नामक 3 गांवों को खरीदा, जिनसे मिलकर वर्तमान कोलकाता बना। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। ये तो आपको पता है कि कोलकाता की स्थापना किसने किया था? चारनाक ने किया था, जॉन चारनाक ने किया था। ये तो आपको याद होगा।
लेकिन आपको ये भी याद रखना है वो 3 कौन कौन से प्लेसेस थे, कौन कौन से गांव थे। सुतानाती, गोविंदपुर और कलिकाता, इन तीनों को मिला करके कलकत्ता की स्थापना हुई और जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। 1614 में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक कंपनी व्यापारिक मिशन स्थापित मुगल बादशाह फर्रुखसियर से मिलने गया। इस व्यापारिक मिशन में एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन तथा ख्वाजा सेहूर्द शामिल थे। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन जिसने सम्राट फर्रुखसियर को एक प्राणघातक फोड़े से निजात दिलाई थी। ये सेंटेंस याद रखना कि डॉक्टर विलियम हैमिल्टन जिसने सम्राट फर्रुखसियर को एक प्राणघातक फोड़े से निजात दिलाई थी की सेवा से प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में सम्राट फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए निम्नलिखित सुविधाओं वाला फरमान जारी किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, आपको पता ही है फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया था अंग्रेज़ों की सुविधा के लिए। लेकिन फरमान क्यों जारी किया था? क्योंकि उसके इलाज के लिए डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने जो घातक फोड़ा था उससे निजात दिलाई थी, जिससे प्रसन्न होकर के उसने एक फरमान जारी किया। फरमान क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में एक वरदान साबित होता है, फर्रुखसियर का फरमान। इसके पहले तो छिटपुट तरीके से मौके मिलते गए, लेकिन ये एक ऐसा मौका था जब अंग्रेज़ों को अपने पैर को फैलाने के लिए एक बड़ा स्थान मिलने जा रहा था, एक बड़ी सफलता मिलने जा रही थी। ये क्या था फर्रुखसियर का फरमान? बंगाल में कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर निःशुल्क व्यापार का अधिकार मिल गया। सबसे बड़ी बात कि बंगाल जो भारत का उस समय का बहुत बड़ा स्टेट, बहुत रिच स्टेट था, वहाँ पर 3000 रुपये वार्षिक कर के आधार पर निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दी गई, बहुत कम शुल्क पर। ये बहुत विशेष कृपा थी फर्रुखसियर ने जो किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। कंपनी को कलकत्ता के आसपास की भूमि किराए पर लेने का अधिकार दिया गया और कलकत्ता के आसपास की ज़मीन को किराए पर लिया जा सकता था। बम्बई की टकसाल से जारी किए गए कंपनी के सिक्कों को मुगल साम्राज्य में मान्यता प्रदान की गई। ये बहुत बड़ी सफलता थी अपने आप में। जो टकसाल में, बम्बई में अंग्रेज़ जो है सिक्के डालते थे, वो मुगल साम्राज्य में उनको मान्यता दे दी गई। मुग़लों ने अपने लिए गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। जहांगीर से शुरुआत होती है और फर्रुखसियर जैसे मुग़ल सम्राटों ने, जो कि खुद तो बर्बादी के कगार पर थे ही, आपने पढ़ा ही होगा मुग़ल साम्राज्य के पतन में फर्रुखसियर जैसे सम्राटों की स्थितियां क्या थीं। इन्होंने भारत को बेचने में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। भारत को इन्होंने अगर इस स्थिति में न पहुंचाया होता, अंग्रेज़ों के अधीन न किया होता, तो आज भारत के विकास में जो तमाम तरह की विपदा, समस्याएं, चुनौतियां, गरीबी, बेरोजगारी, जिस दंश को हम झेल रहे हैं, उसके जिम्मेदार मुग़ल कालीन जो बाद की व्यवस्थाएं थी, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह जफ़र। तो मान लीजिए बहादुर शाह जफ़र ने थोड़ा प्रयास किया था अंत समय में, लेकिन उस प्रयास का कोई बहुत मतलब नहीं निकल पाया। उसके पहले जितने भी थे आपके मोहम्मद शाह रंगीला, फर्रुखसियर, तमाम ऐसे क्या कहते हैं आपके सम्राट थे जिन्होंने किसी तरह से साम्राज्य का कोई ध्यान नहीं दिया। और एक सामने विपदा आती है अंग्रेज़ों के रूप में, पुर्तगालियों के रूप में, फ्रांसीसियों के रूप में, डेनिश के रूप में, तमाम तरह की समस्याएं बनकर आती है। और अंग्रेज़ अपने वाकपटुता, अपने चालाकी, अपने टैलेंट के दम पर, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर बड़े आसानी से धीरे धीरे अपने पैर को पसारते चले गए। तो फर्रुखसियर का स्टेटमेंट, फर्रुखसियर का जो फरमान था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ये अंग्रेज़ों के लिए एक वरदान साबित हुआ। अगला कदम क्या था? सूरत में 10,000 रुपये वार्षिक कर देने पर निःशुल्क व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया। क्या चाहिए था? सूरत मतलब उस समय एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था और वहाँ से आसानी से माल को भेजा जा सकता था ब्रिटेन में, इसलिए अंग्रेज़ों को बहुत बड़ी सफलता मिली। इतिहासकार ओम्स ने फर्रुखसियर द्वारा जारी किए गए इस फरमान को कंपनी का महान अधिकार पत्र या कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। तो मित्रों, आज हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे नेक्स्ट डे अगर आप सबको पसंद आया होगा वीडियो, आप सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो फिर से हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हमें लगेंगे, हम एक एक करके आपको देते चलेंगे और फ्री ऑफ कास्ट आप इसको देखेंगे और इन्जॉय करेंगे।
और जो सफलता हमने हासिल की है अपने अब तक के कैरियर में, उनमें कई एग्ज़ाम्स क्लियर हुए हैं, यूपी टीईटी, यूपी असिस्टेंट टीचर एग्जामिनेशन, एमपी टीजीटी, एमपी पीजीटी, और मैं अब सिविल सर्विसेज और असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ। तो हमें लगता है कि जो अभी तक हमने जो जीवन यात्रा तय की है इस पढ़ाई के क्षेत्र में, हमसे जो भी हो सकेगा, जो भी हमने सीखा है, आप सबसे हम शेयर करने में यहाँ सफल होंगे और हम शेयर करेंगे आपसे, हम ये वादा करते हैं। लेकिन तब जब आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और पसंद करेंगे, या जो कमियां होगी उनको बताएंगे, तो हम इसमें सुधार करके आपको कंटिन्यू चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे। ये पहली बार हम ट्रेलर के तौर पर आप सबके सामने ये एक छोटा सा वीडियो प्रेजेंट किए हैं। जैसा होगा आप बताइएगा, अगर कोई कमी होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अभी से, और आप उम्मीद करता हूँ कि इसको देखेंगे, इसको समझेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमें क्या करना है और आगे किस तरह से आपके साथ कंटिन्यू करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।